सदन में ओवैसी की गूंजती दहाड़, हर शब्द पर थम गई सांसें, बढ़ी सियासी तपिश। सदन में ऐसी दहाड़ गूंजी कि बीजेपी नेता भी देखते रह गए और माहौल गर्म हो गया। देखिए कैसे ओवैसी के संसद में जोरदार हमले से सत्ता पक्ष के चेहरे पर दिखी करारी शिकस्त। मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं क्योंकि ये अहम मुद्दों पर इंसाफ नहीं करता। मिसाल के तौर पर सर, अगर आप देखेंगे मुस्लिम एनरोलमेंट जो यूडीआईसी का डेटा है 2021-22 का, मुसलमानों का एनरोलमेंट गवर्नमेंट का डेटा बोलता है प्राइमरी में 15%, यूपी में अपर प्राइमरी में 14%, सेकेंडरी में 12% और हायर सेकेंडरी में 10%। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक आते सर 5% की गिरावट होती है। वही सरकार का एआईएसएचई का डेटा है 2020-21 का, 2016-17 में मुसलमान 4.87 थे एजुकेशन में, 19-20 में बढ़कर 5.45 हुए और 2021 आते आते सर वो 4.64% हो गया। यानी जहां पर मुसलमान 2019-20 में 19,21,000 पे आगे, यानी 1,79,000 की गिरावट आई। ये क्यों हुआ सर? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मोदी सरकार तासुब और तंग नजरी के मजाहरे करती है। इसी वजह से मुसलमानों अक़लियतों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, लो एनरोलमेंट है और वो हायर एजुकेशन तालीम को मुकम्मल नहीं कर सकते। सर 3 स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, 5 साल से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन स्कीमों की मंजूरी नहीं दे रही है सर, 5 साल से। ये आपकी तासुब और नफरत नहीं है तो क्या है बताइए आप? बजट तो पास हो रहा है ऐवान में, 5 साल से आप पैसे नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको मंजूरी नहीं देती है। और मैं बताना चाह रहा हूं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मैं तायद करता हूं, मगर क्या आप 14% आबादी को नहीं पढ़ाकर, उनको एलिनेट कर कर आप विकसित भारत बना पाएंगे? विकसित भारत उसी वक्त बनेगा सर जब मुसलमान समाजी, इक्तिसादी, तालीमी और माशी तौर पर ताकतवर होंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा, सच्चाई है कि सरकार नहीं चाहती ये हो। सर मैं हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि यूनिट कॉस्ट स्कॉलरशिप का 2007 और 8 से रिवाइज नहीं हुआ क्योंकि जो तालीम का कॉस्ट है उससे मैच नहीं कर रहा है। आप 3 स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन नहीं कर रहे हैं। 11 साल से आप 10 स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाए, वही नंबर ला के रख दिए। मैं डिमांड ड्रिवन करने का मुतालबा करता हूं। सर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्यों 9th और 10th से शुरू किया था? सर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है और हमारे मसीहा वेस्ट बंगाल में बैठे, वहां पर ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का 23%, आसाम में 30%। आसाम की सरकार गोली मारने का वीडियो कम बनाएगी तो शायद मुसलमान पढ़ ले तालीम में। सर मैं मुतालबा करता हूं कि मौलाना आजाद फेलोशिप को दोबारा शुरू किया जाए ताकि अक़लियती और मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन मुकम्मल कर सके। पेरेंटल इनकम आप इजाफा क्यों नहीं कर रहे सर? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्या स्कॉलरशिप मिलेगी सर बताइए आप? और सर आपको मिसाल दे रहा हूं, आप तो काबिल आदमी हैं। 2022-23 में बजट था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का 5,000 करोड़, कितना आपने खर्च किया? 16%। 22-23 में सर बजट था 22-23-24 में 3,000 करोड़, 5% खर्च हुआ सर। 24-25 में बजट था 3,180 करोड़, 22% खर्च हुआ सर। पीएमजेवी के स्कीम है 1,914 करोड़, उसको आपने कम कर दिया 1,565 करोड़। तो मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के बजट का 10,000 करोड़ कम से कम होना चाहिए। तासुबियत को खत्म करिए आपकी स्कीम में। सर दूसरी बात, इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया उन लोगों को। ये कैसा इंसाफ है आपका बताइए? जो फौजी सर्विस में है, अरे प्राइम मिनिस्टर अगर एक ट्रेन की झंडी दिखाएंगे तो उससे बढ़ के पैसे खर्च हुआते, तो आप क्या बचा रहे? सर 11-12 साल से वजीर आजम मोदी हैं, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। पाकिस्तान के पास हमें ज्यादा एवैक्स है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई। सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है सर। और हम 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए। आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर। हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। इस ऐवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर, जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे।
सर और वर्ड क्या इस्तेमाल किया, इंडिया, यानी अब नायरा जो है नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर, हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे, तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देते हैं बांग्लादेश को। सर एमएचए का बजट 5.7 बढ़ गया, डिफेंस का 15.99। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए। वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया, आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाएं, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनियों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। और ये सरकार तेलंगाना से नाइंसाफी कर रही है, कुछ नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। 78 पेज के इस बजट भाषण में देश के जरूरतमंद आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर एवं शिक्षित बेरोजगारों के हितों का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। डबल इंजन के इस बजट में जरूरतमंद लोगों की उपेक्षा की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेषकर इस बजट पे शिक्षा को लेके और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षण जो सस्ता है, इनकी भौतिक जो सुविधाओं को लेके आज थी बड़ी, क्योंकि हमेशा राज्य सरकार कहती है कि केंद्र का विषय है, समग्र शिक्षा के तहत वहां से बजट आता है, केंद्र कहता है कि राज्य का विषय है। आज राजस्थान राज्य का भी बजट आया, दोनों बजटों को हमने देखा, लेकिन राजस्थान के अंदर शिक्षण व्यवस्था को लेके जो हालात हैं, वर्तमान राजस्थान में 2,80,000 स्कूलों के कमरे में बच्चे बैठने लायक नहीं है, 2 लाख से अधिक कक्षा जर्जर हैं। और इस वर्तमान सरकार ने 1500 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 से 4 किलोमीटर दूरी जो सीनियर स्कूल है उसमें मर्ज करने का काम करके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। 100 से अधिक स्कूलें बंद कर दी गई है और वर्तमान में टेंट के नीचे, पेड़ के नीचे और किराए के मकान में सरकारी विद्यालय चल रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में शिक्षा को लेकर विशेषकर राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज देखा राजस्थान के बजट में भी एक ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात करके अतिश्री करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय के अंदर इस देश को हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा समुदाय अगर वो आत्मनिर्भर होगा तो ये देश आत्मनिर्भर की जो कल्पना कर रहे हैं वो पूरी हो पाएगी। और वो आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा, उनको मूलभूत सुविधा हम उपलब्ध करा पाएंगे। और विशेषकर शिक्षा को लेके माननीय सभापति महोदय, आज 150वीं बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है, उसको राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमें गर्व है इस बात का। लेकिन बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा उस समय तात्कालीन समय में जमींदार और अंग्रेजों के लिए वो एक विद्रोही थे, देशद्रोही थे। और आज हमारे लिए वो एक क्रांतिकारी है, एक भगवान है, एक आदर्श है। वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे। वही आज का हिड़मा, आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी नजर में वो नक्सलवादी है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में के आने वाली पीढ़ी के लिए वो बिरसा के रूप में जाना जाए। आज बस्तर आदिवासी पूरा जो इलाका है, अब आप नक्सलाइट के नाम से भगवान बिरसा मुंडा को हिडमा के साथ कैसे तुलना? सभापति महोदय, मैं उस बात को जानना चाह रहा हूं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का युवा हथियार क्यों पकड़ रहा है? हमें कलम, कागज
को पकड़ाने की जरूरत थी, लेकिन वो हथियार पकड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है, हम भी चाहते हैं, और मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूं उस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को कि जल जंगल जमीन की लड़ाई आपको कलम और कागज से लड़ने की जरूरत है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। यह समय अलग आया है। मैं बताना चाहूंगा कि जो नक्सलाइट उन्मूलन के नाम से कांग्रेस सरकार ने भी सलमा जुड़ोम करके अभियान चलाया, 2005 से लगा के 2011 तक चलाया। उस समय क्या हुआ, एक खूनी संघर्ष हुआ, एक खूनी खेल खेला गया सरकार के द्वारा। 500 आदिवासी नक्सली के नाम से मारे गए। उस समय 800 से अधिक हमारे जवान शहीद हुए और 1500 से अधिक आम आदिवासी मारा गया और हजारों आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। आज वर्तमान समय में भी वही चीजें, 500 के आसपास आदिवासी समुदाय नक्सलाइट के नाम से मारे गए। सभापति महोदय, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज हम जिसको नक्सलाइट कह रहे हैं वो इस देश का आदिवासी है और ये भी जानना पड़ेगा कि इस देश का मूल मालिक है। आप इस सदन के सभापति महोदय, आप इस सदन के जिम्मेदार सदस्य, माननीय सभापति महोदय, सदन के जिम्मेदार सदस्य, आदिवासियों के हक अधिकार की बात आती है। क्या आप उन नक्सल, माननीय सभापति महोदय, उनको महिमा मंडित करने का काम करेंगे? माननीय सभापति महोदय, इस देश का आदिवासियों के साथ अगर वो जल जंगल जमीन के अधिकार की बात कर रहा है, मैं मानता हूं वो हथियार उठा रहा है, मैं ये भी चाहता हूं वो खत्म होना चाहिए, लेकिन उनको हथियार चाइना से लाके देने वाले लोग कौन हैं, ये भी सफाई होनी चाहिए। मार्च 2026 में नक्सलाइट खत्म होना चाहिए, लेकिन जो बड़े लोग कौन है जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, समाप्त करें, वो लोग कौन है? माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र आज अंग्रेजी शासन काल में कई अत्याचार हुए। इस देश का आदिवासी समुदाय में सबसे बड़ा समुदाय भील समुदाय है और भील समुदाय के साथ अनेक अत्याचार हुए। सबसे बड़ा अत्याचार आजादी के बाद इस भील समुदाय को 4 राज्यों में बांट दिया गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा अत्याचार हुआ, ऐतिहासिक अन्याय हुआ 1966 में। उस एरिया से माही नदी गुजरती है और इस माही नदी को, माननीय सभापति महोदय, मेरा समय 3 मिनट हुआ है, 1 मिनट लास्ट, 1 मिनट में अपनी बात सभापति महोदय 1 मिनट में मेरी बात रखना चाहूंगा। मैं जो चाहता हूं कि माही और करेड़ा जो बांध बने हुए उन बांधों पे बृहद सिंचाई परियोजना करके बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही सभापति महोदय, हमारी जो मांग है, हम चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, एनीमिया, आज बच्चे कुपोषित हैं। क्यों कुपोषित है? हम कह रहे विकसित भारत, लेकिन इस देश के आदिवासियों के साथ अगर अन्याय नहीं होगा तो हमें इस देश को विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, अंतिम मेरी जो मांग है, मेरी मांग ये है कि रोजगार गारंटी को लेके बड़ा इशू चल रहा है वर्तमान में। 125 दिन करने की बात कर रहे हो, लेकिन पिछले 2 साल में 100 दिन कितने लोगों को दिए गए? ये सबसे दूसरी, वर्तमान में इस क्षेत्र के अंदर आज हम देख रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मेरा अनुरोध है कि 4,500 के अंदर केंद्र सरकार जो दे रही उससे घर नहीं चल सकता है, तो हमें कम से कम 10,000 रुपए उनको देना चाहिए। और साथ ही जो वर्तमान समय के अंदर जो स्कूलों के अंदर पोषाहार बनाने वाले जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये दिया जा रहा है। 1,000 रुपये में कैसे घर चलेगा इनके लिए? तो इनके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकारी विद्यालयों में पोषाहार बनाने वाले जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं हमारी, उनको कम से कम 5 से 7,000 रुपये तक तनख्वाह दी जाए। साथ ही लखपति दीदी के नाम से इस देश की महिलाओं के साथ एक छलावा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा अंतिम मांग रही है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, भाषण आप हो सकता है किसी को दिक्कत हो जाए। मेरी मांग यही है मूल रूप से कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पे सरकार विशेष ध्यान दे। माही और कड़ना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से बृहद सिंचाई परियोजना और जो जल जंगल जमीन में आदिवासी जो हजारों सालों से रह रहा है उसके पास कागज नहीं है, कागजी अधिकार नहीं है। अब मैडम एक बात समझनी पड़ेगी, मैडम इस बात को समझना पड़ेगा कि कागज कब जाएगा? जब एजुकेशन जाएगा तो कागज जाएगा। हमने उनको एजुकेशन ही नहीं दिया है, अब एजुकेशन ही नहीं दिया तो वो कागज कैसे